हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंघला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सुनाम की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी DECE2 कोर्सेज़ की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। इसके साथ साथ हमारी DECE1 की क्लासेस भी चल रही हैं। DECE की हमारी यूनिट 20 जो है वो हम पढ़ रहे थे असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस में हमने मेथड्स को कवर करना है कि किस तरह से हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेजर कर सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को यूज़ करके, क्लिनिकल मेथड्स को यूज़ करके, बायोकेमिकल असेसमेंट को यूज़ करके और डाइट सर्वे को यूज़ करके हम जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम ग्रोथ को मॉनिटर करके भी न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी हम पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में और क्लिनिकल मेथड्स भी हम कवर कर चुके हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स में हम क्या पढ़ चुके हैं कि वेट फॉर एज मेजर करनी होती है, हाइट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, आर्म सर्कमफ्रेंस फॉर एज। वेट फॉर एज का मतलब है कि उम्र के साथ साथ वेट को कैसे रखा जाता है कि मान लीजिए जैसे आपकी 1 साल की उम्र है तो आपका जो हाइट है वो 50 to 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, हाइट, मैं 50 to 60 हाइट में कंफ्यूज हुई। जो वेट है मान लीजिए वो बाय बर्थ के टाइम पे 2.5 kg होना चाहिए, है ना। तो इसके बाद जो वेट है वो ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब एज के साथ साथ जो वेट है वो इंक्रीज होता रहता है। जब किसी की लो वेट फॉर एज होता है तब हम उसको बोलते हैं अंडर वेट। मतलब एज के साथ अगर किसी की वेट जो है वो कम है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 10 साल के बच्चे की बात करें, 10 साल के बच्चे में हम कहते हैं जी 30 kg वेट होना चाहिए, पर उसकी उम्र के हिसाब से उसमें वेट कम है तो उसको हम अंडर वेट बोलेंगे। उसके बाद हमारा आता है हाइट फॉर एज। इसी तरह से इसमें है कि एज के अकॉर्डिंगली क्या है, हाइट को मेजर करना। जैसे वेट ज़्यादा बढ़ता है, हाइट उतनी फ्रीक्वेंसी पे नहीं बढ़ती है, कम बढ़ती है। उसके बाद है वेट फॉर हाइट। वेट फॉर हाइट में क्या है, एज को पता होना ज़रूरी नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एज का पता नहीं होता है, तब वो वेट फॉर हाइट का जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए बच्चों की एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। फिर आर्म सर्कमफ्रेंस है ना, जो हमारी एल्बो से लेके शोल्डर तक जो आर्म होती है उसका हाफ लेके हम उसकी जो गोलाई है वो नाप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्म सर्कमफ्रेंस फॉर एज। ये भी हम एज के अकॉर्डिंगली ही देखते हैं। अब जो इनको हमें पता कैसे चलेगा कि इतनी एज के अकॉर्डिंगली इतनी हाइट, वेट और आर्म सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक तो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने बनाए हैं, एक NCHS के होते हैं, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। इनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं वेट को मेजर करने के, है ना, और हाइट को मेजर करने के। देखिए ये दिखाए गए हैं कि क्या मेथड्स हैं। ये आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के, आर्म सर्कमफ्रेंस को मेजर करने के लिए एक रिबन स्ट्रिप हम जिसको बोलते हैं वो यूज़ की जाती है, रेड, येलो एंड ग्रीन कलर की। उसके बाद हमारा है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में क्या आता है, क्लिनिकल मेथड में आता है कि जो क्लिनिकल साइंस है ना, जब आप फील्ड में कोई सर्वे कर रहे हो तो उस टाइम पे क्लिनिकल साइंस क्या क्या हैं वो सारे देख लें।
एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना, जैसे कि हेयर्स का क्या है, फेस का क्या है, विजिबिलिटी क्या है ना, सारे सिम्टम्स की, आइज़ की, इसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। मतलब ये देखना कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स जो हैं वो किस तरह से दिखते हैं। अगर आप उसमें ट्रेंड हो गए, आपने ऑलरेडी देखा होगा, तो जैसे फिर आप पता कर सकते हैं। उसके बाद है लिप्स के फीचर्स देखने, टांग, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स के फीचर्स को बताया गया है कि क्या क्या चीज़ से आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। टीथ का, गम्स का, ग्लैंड, स्किन, नेल्स, स्केलेटल सिस्टम। इंटरनल सिस्टम में क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और नर्वस सिस्टम्स के आप देख सकते हैं। उसके बाद है बायोकेमिकल असेसमेंट। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा बायोकेमिकल असेसमेंट। अब बायोकेमिकल असेसमेंट में क्या आएगा, जो बायोकेमिकल असेसमेंट होती है वो क्या होती है। बायोकेमिकल असेसमेंट जो है उसमें हम जितने भी ज़रूरी डाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके लेवल को मेजर करना कि हमारी बॉडी के फ्लूइड्स में डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लेवल्स क्या क्या हैं, जो कि हमें माल न्यूट्रिशन की पॉसिबिलिटी को इवेलुएट करने में हेल्प मिलती है। अब डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे हम ब्लड टेस्ट लेते हैं या कोई यूरिन का टेस्ट करवाते हैं नॉर्मली, अपने सारे विटामिन डी, विटामिन बी, अपना हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सारी चीज़ों को असेस करने के लिए उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल असेसमेंट। कहते हैं कि एग्जांपल दी गई है, ब्लड में जब हम हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो मेजर करवाते हैं तब वो ये इवेलुएट करने में मदद करता है कि क्या आप में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की पॉसिबिलिटी है। अब जैसे यूरिन में थायामीन का लेवल जब मेजर किया जाता है तब वो ये बताता है कि क्या आपकी डाइट में थायामीन है। इसी तरह से जब आपके ब्लड में विटामिन ए का लेवल मेजर किया जाता है तो वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या आपकी बॉडी में विटामिन ए आप डाइट से ले रहे हैं और आपकी बॉडी में उसका कोई रिज़र्व है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कई बार जो है वो विटामिन ए जो है आपकी बॉडी में रिज़र्व नहीं होगा, तो जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तब आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। इस यूनिट में कोई भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं किया गया है जिसमें कि बहुत सारी टेक्निक्स या टेस्ट यूज़ किए गए हों बायोकेमिकल असेसमेंट के लिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि इस यूनिट के स्कोप में नहीं है। इसीलिए अब हम डाइटरी सर्वे पे मूव करेंगे कि क्या मेथड्स होते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के। नेक्स्ट है हमारा डाइट सर्वे। डाइट सर्वे, जो डाइट सर्वे होता है, कोई किसी भी तरह का कोई सर्वे है, उसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई सिस्टमेटिक इंक्वायरी करना। जब एक कोई सिस्टमेटिक इंक्वायरी जो है, जब वो किसी भी फूड सप्लाई से रिलेटेड होती है या इस चीज़ से रिलेटेड होती है कि एक इंडिविजुअल कितना फूड कंज्यूम कर रहा है या पॉपुलेशन का एक ग्रुप है वो कितना फूड कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसको डाइट सर्वे बोलते हैं। डाइट का सर्वे वैसे इसके नाम से ही क्लियर है कि जब आप किसी की फूड की कंजम्पशन को, फूड की इंटेक को नोट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं डाइट सर्वे। पर ये डाइट का सर्वे करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे कि आप कैसे पता करेंगे कि एक इंसान ने एक टाइम पे कितनी दाल खाई, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी भी उनकी नोट करनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जो डाइट की इंटेक का डाटा है वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, हमें पूरी नेशन को कवर करना होता है उसमें डाइट का इंटेक कलेक्ट करने में।
पूरी नेशन को कवर करने के लिए हमें किस किस का डाटा कलेक्शन करनी पड़ेगी डाइट का, फैमिलीज़ का, पूरी फैमिलीज़ का, और वो भी अलग अलग इकोनॉमिक क्लास की फैमिलीज़ का, लो सोशो इकोनॉमिक, मिडल सोशो इकोनॉमिक एंड हाई सोशो इकोनॉमिक, सारी तरह की फैमिलीज़ का जो डाटा है वो कलेक्ट करना पड़ेगा। और फैमिलीज़ में जितने भी एज ग्रुप के लोग रहते हैं सबका आपको इंडिविजुअल डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ेगा, उनकी एज के अकॉर्डिंगली कलेक्ट करना पड़ेगा, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली, और उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, जैसे सिडेंट्री है, मॉडरेट है या हैवी है। अब सिडेंट्री वर्क स्टाइल में कौन से लोग आते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल ही बैठ के काम करते हैं। मॉडरेट में कौन से आते हैं, जो बैठते भी हैं और थोड़ा बहुत चलते भी हैं, ठीक है। अब हैवी में जैसे लेबर क्लास वगैरह आ गई, वो सारी हैवी वर्कर्स में आती हैं। अब डाइट इनटेक को लेने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है अगर हमें पूरी फैमिलीज़ का डाटा लेना है। सबसे पहले जेंडर, मेल और फीमेल का, दूसरी बात एज का, ठीक है। अगर हमें फैमिलीज़ की कंजम्पशन को देखना है तब हमें क्या करना है, अगर हमें फैमिलीज़ की कंजम्पशन को देखना है तब हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, वो सारी चीज़ एज के अकॉर्डिंगली। फिर हर इंसान की ऑक्यूपेशन क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ों को और उनकी ज़रूरतें जो हैं क्या हैं, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली, उसकी अकॉर्डिंगली ही जो है हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो डाइटरी इनटेक है, हर मेथड की डिटेल्ड स्टडी जो है वो इस स्टेज पे हमारे इस कोर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो हमारी इस यूनिट के स्कोप के बियॉन्ड है। इस स्टेज पे हमारा क्या इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें सिंपल प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए किसी भी डाइट सर्वे के बारे में। अगर रिक्वायर्ड हो तो हम एक डाइट सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं एक सिंपल मेथड को यूज़ करके, ठीक है। अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्टिव की मदद से उसको अचीव करना है तो हम एक मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड मेथड होता है उसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, या फिर एक सिंपल मेथड यूज़ करेंगे डाइट इनटेक को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि 24 आवर रिकॉल मेथड। अब 24 आवर रिकॉल क्या है, जो 24 आवर रिकॉल मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हमें 24 घंटे के लिए बच्चों ने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, उसके बारे में नोट करना होता है। 24 आवर जो रिकॉल मेथड है वो प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है एक इंसान की डाइट को असेस करने के लिए। इस मेथड के थ्रू क्या है कि एक इंडिविजुअल या जो एक सब्जेक्ट है वो रिकॉल करता है और डिस्क्राइब करता है कि उसने क्या खाया पिछले 24 घंटों में, पिछले 24 घंटों में उसने अपने फूड इनटेक क्या थी उसकी, है ना। जितना डिटेल में हो सके हमें उससे उतना डिटेल में लेना होता है। एक इंडिविजुअल ये रिकॉल करता है कि उसने क्या खाया था, कितनी अमाउंट में फूड को खाया था और कितना फूड जो है वो प्रिपेयर किया गया था, कब उसने वो फूड को खाया था, और भी बहुत सारी डिटेल्स जो कि फूड इनटेक से रिलेटेड होती हैं। बच्चों के केस में क्या है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं 24 आवर रिकॉल मेथड को यूज़ करके, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के जो वर्कर्स होते हैं उनको हाउस वाइफ्स को कांटेक्ट करने की ज़रूरत होगी और उनसे पूछना होगा कि उन्होंने क्या क्या फूड स्टफ्स की अमाउंट्स को यूज़ किया था और यूज़ करके क्या बनाया था और बच्चों को क्या दिया था। इस इंफॉर्मेशन को हाउस वाइफ्स को रिकॉल करने में मदद भी करनी होगी। स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कप हो गया, स्पून हो गया, ग्लास हो गया, ऐसे हमें यूज़ करनी चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड मेजर्स हम कहाँ से ले सकते हैं,
कहते कि हमें इस पार्ट पे ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिकॉल करेंगे तो एक सेट मिलता है स्टैंडर्ड मेजर्स का, जो कि आपकी प्रैक्टिकल किट में दिया हुआ है। उस मेजर्स को आप इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। 24 आवर रिकॉल मेथड का जो शेड्यूल है डाइटरी सर्वे का, वो अपेंडिक्स 4 में इस ब्लॉक के एंड में ऐड किया हुआ है। हम सारे अपेंडिक्स जो हैं वो बाद में ही देखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन के वर्ड्स बताए गए हैं कि एक 24 आवर रिकॉल मेथड है जिसके थ्रू हम एक दिन का डाइट इनटेक लेते हैं। ये ज़्यादा सूट नहीं करता है अगर हम इसको बायोकेमिकल और क्लिनिकल फाइंडिंग के साथ कोरिलेट करते हैं। पर जब इसका एनालिसिस हमें चाहिए होता है तो हम दोबारा 24 आवर रिकॉल मेथड को कर लेते हैं। मतलब हम 2 से 3 दिन का जो है वो 24 आवर रिकॉल मेथड जो है वो ले लेते हैं। अब इन ब्रीफ में आपको 24 आवर रिकॉल मेथड के बारे में बता देती हूँ। जो 24 आवर रिकॉल मेथड है ना, इन ब्रीफ इसका ये है कि हम इसमें 24 घंटे में उसने क्या खाया, जैसे कि ब्रेकफास्ट में क्या लिया, लंच में क्या लिया और डिनर में क्या लिया, है ना। इन चीज़ों के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उन्होंने क्या खाया और इन बिटवीन मील्स जो है उन्होंने क्या खाया इन बिटवीन मील्स में। जैसे बीच में कोई 11 बजे स्नैक्स ले लिए या फ्रूट आ गया बीच में, है ना। इस तरह से कि क्या क्या उन्होंने खाया, वो सारा 24 आवर रिकॉल मेथड्स में होता है। तो उसमें क्या है, अगर हम 24 आवर रिकॉल मेथड को एक दिन के लिए लेते हैं, ठीक है, तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है। अगर आप उसको 2 या 3 दिन के लिए लगातार लेते हैं, है ना, ऐसे नहीं कि आपने मंडे को ले लिया फिर उसके बाद संडे को सैटरडे को ले लिया, ऐसे नहीं। मंडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को कॉन्टीन्यूसली हमें वो लेना है, तो ही हमें उसका फ़ायदा होगा। इसमें हमें बिल्कुल सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड लेना होता है, जैसे कि कितनी कटोरी उसकी खाई है उन्होंने, दाल की ली है, सारी ये रॉ मेजरमेंट्स जो हैं वो हमें लेनी होती है। क्योंकि जो रॉ मेजरमेंट्स हैं वही जो है हमें बता सकती है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उनकी फूड इंटेक से न्यूट्रिएंट इंटेक को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक बनाना लिया, उसका वेट कितना था, या दाल खाई, उसके आप स्टैंडर्ड मेजर्स को वेट भी कर सकते हैं, या चीज़ को लेके वेट भी कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड मेजर्स को यूज़ भी कर सकते हैं।
फिगर 20.3 में स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए हुए हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 2 है, ये आप कर लीजिएगा। फिगर 20.3 यहाँ पे कहीं दी नहीं हुई है, आगे आएगी तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब हमारा शुरू होगा ग्रोथ मॉनिटरिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है। कहते कि डाइट सर्वे को समझने के साथ साथ हमारी जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस की असेसमेंट की स्टडी है वो कंप्लीट हो गई है। पर जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट की स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम ग्रोथ मॉनिटरिंग के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या है? कहते आपको याद होगा कि जब हमने वेट फॉर एज के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने जब न्यूट्रिशनल स्टेटस के असेस करने का टूल था ये, सेक्शन 20.2.1 में हम वो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं वेट फॉर एज के बारे में कि हम बात कर चुके हैं कि वेट को कैसे रिकॉर्ड करना है और एज के अगेंस्ट उसको कैसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, जिससे कि हमें ये विजुलाइज करने में मदद मिलती है कि ग्रोथ का जो पैटर्न है वो क्या है। हम ग्रोथ मॉनिटरिंग को रेफ़र कर सकते हैं। जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है बच्चे की, वो बर्थ से लेके 5 साल तक के बच्चे की रिकॉर्ड की जाती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने का और माल न्यूट्रिशन के इंसिडेंस को कम करने का। उससे ये पता चल जाता है मेजरमेंट से कि माल न्यूट्रिशन का स्टेटस जो है वो कहाँ तक है, तो हम उसको कम भी कर सकते हैं। अब ग्रोथ मॉनिटरिंग का कंसेप्ट क्या है? ग्रोथ मॉनिटरिंग का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे जो है बच्चों की अच्छी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए यूज़फुल होता है और ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, है ना। तो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर अभी हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। अब हमारी आती है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ से मतलब होता है, सबसे पहले तो हम फिज़िकल ग्रोथ की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि एक जो लिविंग थिंग है वो साइज़ में जब लगातार
इंक्रीज़ हो रही है या वेट में लगातार इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। अब हम इस ग्रोथ को मेजर कैसे करते हैं? कहते हैं कि ग्रोथ को मेजर करने का सबसे एक्यूरेट और सबसे सेंसिटिव मेथड क्या है? वेट गेन। मतलब कि जितना वेट गेन होता है उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे की या बड़े की ग्रोथ जो है वो किस तरह से हो रही है। जब हम बच्चे के वेट को रेगुलरली मेजर करते हैं, हमें उससे ये आइडिया मिल जाता है कि बच्चे का जो ग्रोथ पैटर्न है वो किस तरह का है। मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे का पहले वेट था 400 ग्राम्स, शुरू में इंक्रीज़ होता है पर वीक, फिर मंथ में 400 ग्राम्स इंक्रीज़ होता है। ऐसे जो वेट होता है वो इंक्रीज़ होता है विद द एज। मान लीजिए हम ये देख रहे हैं कि कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो इंटेक है डाइट का वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बच्चे की कहते कि हम इसके बारे में बिल्कुल अवेयर हैं कि जब बच्चे के बचपन के शुरू के कुछ साल होते हैं, उस पीरियड में बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। ठीक है, ग्रोथ पीरियड जो होता है वो बहुत ही तेज़ ग्रोथ वाला पीरियड होता है। पर क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, तो ये काफ़ी फैक्टर्स को लेके वल्नरेबल भी हो सकती है। जैसे कि इनएडिक्वेट डाइट और इलनेस, है ना, कि डाइट की प्रॉपर मात्रा ना ले पाना और इलनेस यानी कि बीमारी को लग जाना। ठीक है, जब बच्चे की ग्रोथ है जो वो प्रॉपर तेज़ी से नहीं हो पा रही है, तो वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि वो अपनी डाइट में प्रॉपर खाना पीना नहीं ले रहा है, या फिर उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन या इलनेस ज़रूर होती है। जिससे क्या है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसकी प्रॉपर डाइट ना खाने से और इलनेस की वजह से बच्चे की ग्रोथ स्लो भी हो जाती है और स्टॉप भी हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ का गिरना शुरू हो जाता है, मतलब कि जो ग्रोथ फॉल्ट्रेशन होती है वो अक्सर हो जाती है। इसके बाद क्या है, मॉनिटरिंग और ग्रोथ को मेजर करना या ग्रोथ को मॉनिटर करना। इसीलिए ये असेस करने का एक अच्छा तरीका है कि बच्चा जो है वो गुड हेल्थ में है या नहीं है। अगर हम ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं या मेजर करते हैं तो हमें उससे ये पता चल जाता है कि जो ग्रोथ है, बच्चा जो है वो प्रॉपर अच्छी उसकी हेल्थ है या नहीं। ये एक प्रिंसिपल है ग्रोथ मॉनिटरिंग के पीछे का। अब हमने कंसेप्ट को समझना है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग का क्या कंसेप्ट है।
मॉनिटरिंग अगर हम एक सिंपल ले मैन की लैंग्वेज में बात करेंगे तो मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का रेगुलर ट्रैक रखना, रेगुलर चेकिंग रखनी, जैसे कि हर हफ्ते या हर महीने। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर रेगुलर ध्यान रखते हैं, उसकी रेगुलर ट्रैकिंग करते रहते हैं और आपको ये देखने को मिलता है कि उसके वेट में टाइम के साथ साथ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि हर मंथ आप वेट को मेजर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हर महीने जो है वो वेट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम उसको ग्रोथ मॉनिटरिंग कह सकते हैं। सॉरी, ग्रोथ मॉनिटरिंग को हम कई वेज से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम में ग्रोथ मॉनिटर को कैसे डिफाइन किया गया है कि ग्रोथ मॉनिटर जो है वो किसी भी ग्रोथ की रेगुलर मेजरमेंट, जैसे कि हम रेगुलर मेजरमेंट अगर हम ग्रोथ की करें, जिससे क्या है मदर को ये पता लग जाता है कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है, उसमें किस चीज़ की कमी है, और कई बार कोई स्पेसिफिक रेलेवेंट प्रैक्टिकल गाइडेंस भी उनको दी जाती है कि वो कॉन्टीन्यूसली बच्चे की ग्रोथ को नोट करें, और अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो बच्चे की हेल्थ के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, एजुकेशन दी जाएगी, ताकि बच्चे की जो ग्रोथ है उसको प्रॉपर किया जा सके। अब हम बच्चे की जो ग्रोथ है उसको कैसे मॉनिटर करते हैं? कहते कि आप बिल्कुल अवेयर हैं कि जो वेट है वो ग्रोथ को मॉनिटर करने का एक यूजुअल असेसमेंट टूल है। ठीक है, अब वेट को यूज़ करने के जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि और भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि आर्म का सर्कमफ्रेंस हो गया, या क्लिनिकल साइंस जैसे कि थिननेस हो गया। कोई भी मेथड को अगर आप यूज़ करते हैं, आप बस ये याद रखना वहाँ पर ज़रूरी है कि वो सेंसिटिव होना चाहिए और इतना स्पेसिफिक होना चाहिए कि हम ग्रोथ में चेंजेस को डिटेक्ट कर सकें, है ना, और वो किसी भी एप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन के साथ लिंक होना चाहिए, या कोई भी एप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया है उसके साथ लिंक होना चाहिए। एक ऐसा सिंपल असेसमेंट टूल है जो है हमारा ग्रोथ चार्ट। अब ये ग्रोथ चार्ट क्या है? जो ग्रोथ चार्ट है उसको सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था ताकि बच्चे की वेट में टाइम के साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए और उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कि इसेंशियल फीचर क्या है ग्रोथ चार्ट का, जो सबसे मेन है वो है ग्राफ। फिगर 20.4 में दिया गया है, उसको हम एक बार देख लेंगे। उसमें क्या है, ग्राफ के ऊपर आप वेट को प्लॉट करेंगे एज के अगेंस्ट, ताकि जो ग्रोथ है उसको ग्राफिकली फॉलो किया जा सके। जो वेट है उसको ग्राफिकली फॉलो किया जा सके रेफरेंस स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके। कहते चलो आओ अब हम ग्रोथ चार्ट को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
ये है हमारा ग्रोथ चार्ट। ये है आपका ग्रोथ चार्ट। आई थिंक जो भी सबको क्लियर होगा, है ना, विजिबल होगा ग्रोथ चार्ट प्रॉपर। ओके, अब ये कह रहे हैं कहते कि जो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड है, आप एक बॉक्स देख रहे हैं, है ना, ये रहा ये जो बॉक्स है लेफ़्ट हैंड साइड पे, जिस पे ये नेम, मेल, फीमेल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फैमिली सर्वे, रजिस्टर नेम मेंशन है। बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो हम बॉक्स देख रहे हैं, ये एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, जहाँ पर बच्चे का नाम, उसकी सेक्स कौन सा है बच्चे का, फादर का नाम, मदर का नाम, ये सारा कुछ जो है फिल किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ये जो ग्रोथ चार्ट है, ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि साइड टू साइड जा रही हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब ये वाली, है ना, जो जिसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन हम जिसको स्टैंडिंग लाइंस बोलते हैं, ये टॉप टू बॉटम जा रही है। अब जो वर्टिकल लाइंस हैं, यानी कि जो आपकी स्टैंडिंग लाइंस हैं, है ना, वो बच्चे की एज बता रही हैं। जैसे कि ये है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 13 ईयर्स तक बताया हुआ है। सॉरी, ये हैं आपकी स्लीपिंग लाइन्स, सॉरी, ये हैं, जैसे ये स्टैंडिंग लाइंस हैं आपकी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, 8th मंथ, 9th, 10th, 11 और 12। 1 ईयर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्योंकि हम पहले ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ग्रोथ चार्ट है वो 5 ईयर्स तक का ही होता है। अब ये जो स्टैंडिंग लाइंस हैं, ये एज को दर्शाते हैं बच्चों की। जो हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लीपिंग लाइंस होती हैं, वो बच्चों के वेट को दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेके 13 तक। अब जो ग्रोथ चार्ट का बॉटम है, उसमें 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, हर स्टेप जो है वो 1 साल दर्शाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 मंथ, ये जो लाइंस हैं इसमें ये 12 होंगी। 12th मंथ पे 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से इसमें भी 12 लाइंस, इस सब में 12 लाइंस होंगी, ताकि वो 5 ईयर्स तक आपको बता सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी नोटिस करेंगे कि इसमें 4 कर्व्ड लाइंस हैं। ये 4 कर्व्ड लाइंस जो हैं, ये वाली 4 कर्व्ड लाइंस आपको दी गई हैं, जो कि ग्रोथ चार्ट के ऊपर मेंशन है। अब ये लाइंस क्या इंडिकेट करती हैं? ये जो कर्व्ड लाइंस हैं, ये अलग अलग तरह के न्यूट्रिशनल ग्रेड्स को बताती हैं। बच्चे
जो कि हेल्दी हैं, जिनका नॉर्मल बॉडी वेट होता है ना। जैसे कि बॉडी वेट जो है वो या तो बिल्कुल इक्वल है जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, या फिर 80% से ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू। मान लीजिए अगर नॉर्मल 10 केजीज़ वेट है नॉर्मल, ठीक है, तो क्या है बच्चे का 10 का 80% हो गया 8, ठीक है। तो अगर बच्चे का वेट जो है वो 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, वो नॉर्मल में ही आएगा, ठीक है। तो वो ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है नॉर्मल वाली, वो इसमें फॉल करेगा। उसके बाद अगर बच्चे का वेट जो है वो पहली लाइन से गिर जाता है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो अंडर नरिश्ड कहलाएगा, ठीक है। जितना बच्चे का वेट गिरता जाएगा उतना बच्चा ज़्यादा अंडर नरिश्ड जो है वो होता जाएगा। अब कहते कि हम ये बताते हैं कि जब वेट जो है, ये जो टॉप लाइन है, ये कर्व्ड लाइन जो टॉप लाइन है ये वाली, ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन है, जब वेट जो है इन दोनों के बीच में होता है तब ये इंडिकेट करेगा ये कि बच्चा क्या है, ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन, यानी कि ये ग्रेड 1 होती है। इसमें क्या है कि जब वेट जो है वो स्टैंडर्ड वेट से के 80% से लेस और 70% के इक्वल या 70% से ज़्यादा हो, मतलब कि 70 to 80% के बीच में हो स्टैंडर्ड वैल्यू के, तब वो ग्रेड 1 के अंडर आएगा। उसको हम बोलेंगे डिग्री, ग्रेड 1 डिग्री माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि अगर एक 4 साल का बच्चा जो है उसका वेट 15 से 16 किलो होना चाहिए, अगर एक्चुअल वेट उसका 13.4 kg से कम है, अब 16 का 80% जो हो गया वो 13.4 हो गया, अगर उसका एक्चुअल वेट 13.4 से कम है और 11.2 से ज़्यादा है तो वो ये इंडिकेट करेगा कि वो ग्रेड 1 माल न्यूट्रिशन में है। 11.2 जो हो गया वो है 70% 16 kg नॉर्मल वेट का। अब हम सेकंड और थर्ड लाइन की बात करें, ये वाली लाइन है या फिर और ये वाली लाइन, इसके बीच का जो वेट है उसको हम बोलेंगे कि बच्चा जो है ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन के अंडर आता है। इसमें क्या होता है कि जो वेट है जब वो 60 to 70%, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या थी 15 to 16 kg, ठीक है, अब उसका 70% और 60% कितना हो गया, 70% है 11.2 किलो, हम ऊपर पहले देख चुके हैं। 60% आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको अभी कैलकुलेट करके बताती हूँ कि 60% कितना हो गया। 9.6, अगर 9.6 kg से लेके 11.2 kg तक बच्चे का वेट है तो वो ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन के बीच में आएगा, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट लाइन है ये है 15 to 16 kg की। अब ये जो इनके दोनों लाइनों के बीच का वो है, ये है 11.2 से लेके, ये देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग भी कर रही है ना, 11.2 से लेके 13.4 kg तक जब वेट आता है ये ग्रेड 1 के अंडर आता है, ठीक है। उसके बाद है ये जो अपनी थर्ड लाइन है जिसको अपन ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन कहते हैं, वो आता है जी हमारा 9.6 kg से लेके 11.2 kg के अंडर जो आता है वो होता है हमारा ग्रेड 2 माल न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच की। इसके बीच में जो वेट आता है उसको हम बोलते हैं ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन। इसमें 50 to 60% के बीच में
आता है। अब 16 का 50% क्या हो गया, 8 किलो, है ना। 50% 8 किलो हो गया। तो अब 8 kg से लेके जब 9.6 kg के बीच में वेट आएगा तो वो बच्चा आएगा ग्रेड 3 माल न्यूट्रिशन के बीच में। ठीक है जी। अब आ गया हमारा ग्रेड 4। ग्रेड 4 कौन सा होता है, जबकि बच्चे का वेट 4th लाइन से यहाँ नीचे की तरफ गिरता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये ग्रेड 4 है माल न्यूट्रिशन की। 50% से नीचे मतलब लेस देन 8 हुआ। ठीक है। ये सीवियरली माल नरिश्ड बच्चा जो है वो काउंट किया जाता है जब कोई बच्चा ग्रेड 4 माल न्यूट्रिशन के स्टेटस में आ जाता है, तब हम उस बच्चे को सीवियरली माल नरिश्ड बच्चा बोलते हैं। ये एक डेंजर का सिग्नल होता है जो ये इंडिकेट करता है कि बच्चा जो है वो सीवियरली माल नरिश्ड है और वो माल न्यूट्रिशन के ग्रेड 4 में आता है। अब हम ग्रोथ चार्ट हमने समझ लिया है ना, ये जो हमारा ग्रोथ चार्ट था जो ICDS प्रोग्राम के अंडर आता है। अब हम इस स्टेप पे मूव करेंगे कि हमने ग्रोथ चार्ट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं हमारे इन्वॉल्व होंगे। ये हमारा ग्रोथ चार्ट था। ये जो सारा हमारा लिखा हुआ है ना, ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि ऐसे होना चाहिए वो, ये सारा वही पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 3। अब ये हैं कि ग्रोथ मॉनिटरिंग के स्टेप्स क्या क्या हैं जो कि हम ग्रोथ चार्ट को यूज़ करके बनाते हैं। 5 स्टेप्स हैं। जो कि ग्रोथ चार्ट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला स्टेप है हमारा डिटर्मिनिंग करेक्ट एज ऑफ चाइल्ड। सबसे पहला हमारा है डिटर्मिनिंग करेक्ट एज ऑफ द चाइल्ड। दूसरा है हमारा एक्यूरेट वेइंग ऑफ चाइल्ड। तीसरा है हमारा प्लॉटिंग द वेट एक्यूरेटली ऑन द ग्रोथ चार्ट। फोर्थ स्टेप है इंटरप्रेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व ऑफ द चाइल्ड। लास्ट स्टेप है एनालिसिस एंड फॉलो अप एक्शन। अब ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको हम सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटर्मिनिंग द करेक्ट एज। सबसे पहला स्टेप है ग्रोथ मॉनिटरिंग में कि हमें बच्चे की सही एज को जानना बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चे की सही एज को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्रोथ मॉनिटरिंग में क्या होता है, जो बच्चे का वेट होता है उसके अगेंस्ट ही प्लॉट को जो एज है उसके अगेंस्ट ही बच्चे के वेट को प्लॉट किया जाता है ग्राफ के ऊपर। अब बच्चे का जो बॉडी वेट है
फिर हम उसको कंपेयर करते हैं एक हेल्थी जो कि प्रॉपरली वेल फेड बच्चा होता है उसी एज का, उससे हम कंपेयर करते हैं। इसीलिए अगर जो करेक्ट एज है वो नहीं पता होगी तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि ग्रोथ चार्ट के ऊपर एक्यूरेटली हम बच्चे की ग्रोथ को देख सकें। नेक्स्ट क्या है कि अब हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चे की करेक्ट एज क्या है? क्या आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? कहते कि हाँ, आप बच्चे के बर्थ रिकॉर्ड्स की तरफ देख सकते हैं कि उसका बर्थडे कब है, उसका मंथ कब है बर्थडे का और ईयर कब है। पेरेंट्स के पास जो बच्चे का रिकॉर्ड है या इसके ऑल्टरनेटिवली आप किसी लोकल ऑफिशियल रजिस्टर में भी कंसल्ट कर सकते हैं। विलेज पंचायत के ऑफिस में आप अगर रूरल एरिया में किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, या हॉस्पिटल कार्ड, अगर अर्बन या रूरल एरिया दोनों के केस में आप हॉस्पिटल कार्ड भी चेक कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पर पैदा हुआ है। एट टाइम्स उसी समय पे जिस बच्चे के पास बर्थ का कार्ड नहीं होता है उस केस में हम क्या करेंगे कि कैसे हम बच्चे की एज का एस्टीमेट लगाएंगे। हम बच्चे की एज का एस्टीमेट लगा सकते हैं लोकल इवेंट्स कैलेंडर को यूज़ करके। अब हम लोकल इवेंट कैलेंडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हम उनके पेरेंट्स से ये पूछ सकते हैं कि बच्चा जब पैदा हुआ था, है ना, तब उसके आसपास कौन सा फेस्टिवल आया था, या उस दिन जो था उस दिन क्या था, है ना। जैसे हम नेम सजेस्ट करें कि एक लोकल इवेंट कैलेंडर जो होता है उसमें सारी डेट्स का रिकॉर्ड होता है, जिसके ऊपर सारे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो कि पिछले कुछ सालों में हुए होते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया में वो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लोकल फेस्टिवल्स हैं, है ना, या कोई मून फेजेस हो गए हैं, मतलब मून के फेज़ हैं कि पूरा मून था या कोई नया मून था, इस तरह से डिफरेंट सीजन्स हो गए हैं। जनरल इलेक्शंस कोई हो रहे थे उस एरिया में, फ्लड आए थे उस एरिया में, या कोई साइक्लोन आया था उस एरिया में, वो सारा कुछ जो है वो नोट किया जाता है। हम मदर और बाकी के फैमिली मेम्बर्स को क्वेश्चन कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या सीज़न था, क्रॉप हार्वेस्ट हो रही थी क्या, कोई इवेंट था या कोई फेस्टिवल था,
कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे के बर्थ से पहले हुई हो या बच्चे के बर्थ के बाद हो। फैमिली मेम्बर से या मदर से हम इसके बारे में पूछ सकते हैं। हम लोकल इवेंट कैलेंडर को देख सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि एग्जैक्ट बच्चे के बर्थ का मंथ क्या हो सकता है। पर ये याद रखना यहाँ पर ज़रूरी है कि जो कैलेंडर है वो लोकल होना चाहिए, मतलब कि वो एरिया का स्पेसिफिक कैलेंडर होना चाहिए और उसमें सारे वो इवेंट्स कवर होने चाहिए जो कि उस एरिया में पिछले 5 सालों में हुए हैं। इसके बाद है एक्यूरेट वेइंग ऑफ द चाइल्ड। कहते कि उम्र के साथ बच्चे का करेक्ट वेट जो है उसको डिटर्मिन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमने किसी बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करना है। सिंपली अगर हम किसी बच्चे का वेट मेजर करते हैं हर महीने तो उसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे में वेट गेन हो रहा है, तो इससे क्या है बच्चे की ग्रोथ को हम मेजर कर रहे हैं। इसके बाद है पर जो एक्यूरेट और जो वेइंग स्केल होता है वो एक्यूरेट होना चाहिए और बिल्कुल सेंसिटिव होना चाहिए। जो वेइंग स्केल है जिसको हम बच्चे को मेजर उसका वेट मेजर करने के लिए जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब हमें ये रिकॉल करना है कि हमने पहले के ब्लॉक्स में सॉल्टर वेइंग स्केल या बीम बैलेंस के बारे में पढ़ा था जो कि बच्चे को वे करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी कोई चीज़ इजीली अवेलेबल है जो कि एक्यूरेटली बच्चे का वेट जो है वो मेजर करती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट है हमारा प्लॉटिंग द वेट एक्यूरेटली ऑन द ग्रोथ चार्ट। देखिए अब हमारे पास एज भी हो गई है, वेट भी हो गया, जो दो मेन चीज़ें थी वो। फिर अब हम वेट को एक्यूरेटली ग्रोथ चार्ट के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। अब जब हमने एज भी एक्यूरेट डिटर्मिन कर ली है, वेट भी हमने एक्यूरेट देख लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हम ग्रोथ चार्ट को कैसे, ग्रोथ चार्ट के ऊपर एज और वेट को अब कैसे प्लॉट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले क्या है, हम बच्चे का नाम मेल है या फीमेल है और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स में ग्रोथ चार्ट के ऊपर पूछी गई है वो हम वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मंथ और ईयर बॉक्स भी आप फिल कर सकते हैं। अब इस चीज़ को बेटर समझने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि हम रवि के लिए एक ग्रोथ चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि रवि फरवरी 1991 में पैदा हुआ था, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं फरवरी ऐसे करके ऊपर कॉमा डाल के
91 ये फर्स्ट थिकली आउटलाइंड बॉक्स में जो कि 20.5 फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट बॉक्स में आप लिख सकते हैं मार्च 91, उससे नेक्स्ट में अप्रैल 91 और इसी तरह से आप 92 तक कॉन्टीन्यूसली लिख सकते हैं। जैसे ये हमारा है बॉक्स। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर ये वाली फिगर में आप देख सकते हैं फरवरी 91, मार्च, अप्रैल, ऐसे अक्टूबर 91 तक इन्होंने लिखा है। तो आप जैसे फरवरी 92 से फिर यहाँ पे फिर फरवरी 93, फरवरी 94 ऐसे जो है वो आप रिपीट कर सकते हैं जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसी तरह से आप जो मंथली बॉक्सेस हैं उन सब में 5 इयर्स के लिए फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वंडर हो सकता है कि आपको सिर्फ ईयर ही क्यों फिल करने हैं और मंथ ही सिर्फ स्टार्टिंग में ही क्यों फिल करने हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये हमें हेल्प करेगी प्लॉट करने में, जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे बाद में। जब भी हमने ये वर्क कर लिया, अब हमें ये जानना है कि हमें कैसे प्लॉट करना है वेट को, जो कि हमने ग्रोथ चार्ट के ऊपर हर मंथ लिया है। अब फिगर जो 20.6 है, जो ये फिगर है हमारी, है ना, वो हमें क्या बताती है कि रवि का ये ग्रोथ चार्ट है। ठीक है, अब इसमें रवि जो है हमें पता है कि वो फरवरी 91 में हुआ था। ये रहा फरवरी 91 कि वो 91 में हुआ था। उसका वेट 4 kg था मार्च 21 में। तो ये 4 kg पे मार्च में आके टच हो गया, एक महीने में। फिर अब यहाँ पर साइड में 4 kg इन्होंने साथ में लिख भी दिया। ठीक है, अब हमें ये वेट को ग्रोथ चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है। जैसे ही फिंगर को थोड़ा सा मूव अप करा, मार्च 91 कॉलम में यहाँ पे आए। ठीक है, तो हमें इसको ग्रोथ चार्ट के ऊपर वेट को अब प्लॉट कर देना है। ठीक है, ये डॉट हमने लगा के उसको सर्कल कर लिया है, जिससे ये इंडिकेट हो गया कि जो वेट है वो यहाँ पर आता है। अब हम नेक्स्ट मंथ की तरफ मूव करते हैं। अप्रैल में क्या है, जो रवि का वेट है वो 4.5 kg, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4.5 kg। तो जो उसका वेट था वो ये 4, 4.5 और 5 है, यहाँ पे 4.5 पे आके पिक हो गया। यहाँ पर भी आप एक डॉट, इसी तरह से सेम उसमें आप हर बॉक्स के साथ में लिख सकते हैं कि वेट क्या है। फिर आप अपनी फिंगर को मूव करिए उस कॉलम के आगे कि वेट आगे जाके क्या आता है। जब आप 4.5 kg डॉटर लाइन तक पहुंच गए, है ना, 4.5 kg तक पहुंच गए, तब आप 4 और 4.5 के बीच में एक डॉटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कॉलम के सेंटर में, और उसको एनसर्कल भी कर सकते हैं। अब इन डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिए, जो डॉट्स आपने चार्ट के ऊपर बनाए हैं, एक लाइन को ड्रॉ करके। तो ये लाइन जो होती है ये आपकी बन जाएगी ग्रोथ कर्व। अब हमें ये याद होना चाहिए कि हमने बर्थ वेट के अगेंस्ट ही इसके ऊपर प्लॉट किया है। इससे हम ये असेस कर सकते हैं कि रवि का जो ग्रोथ है वो बर्थ से लेके अब तक कैसे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है इंटरप्रेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व।
इंटरप्रेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ कर्व। अब जो ग्रोथ चार्ट के ऊपर डाटा को प्लॉट किया गया है वो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन देता है ये रिकॉग्नाइज करने में कि क्या बच्चा जो है वो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है या नहीं। वो कैसे, अब हम उसको समझते हैं। लास्ट स्टेप में हमने देखा कि हमने डॉट्स को कनेक्ट करके एक ग्रोथ कर्व को क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिससे कि ग्रोथ अब विजिबल हो गई। अब जो लाइन की जो डायरेक्शन थी, मतलब जो ग्रोथ कर्व थी, उसको इंटरप्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको डिस्कस करना। हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये जो कंसेप्ट है इसको हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझ सकते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल हम रवि की ही लेते हैं कि आप एक मार्जिन की तरफ देखिए, जो एग्ज़ाम्पल दी गई है वो ग्रोथ कर्व दिखा रहा है रवि की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ग्रोथ कर्व के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि जो रवि है उसने एक मंथ में बड़ा तेज़ी से वेट गेन किया, ठीक है। फिर ये वेट गेन उसकी एज के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक था। अब ग्रोथ कर्व जो थी वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। अब इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं अपवर्ड ग्रोथ कर्व से, ये जो अपवर्ड को जा रही है, कि ये इंडिकेट करती है कि जो रवि है उसका वेट बढ़ रहा है और वो ग्रो हो रहा है। इसके बाद इन्होंने एक और एग्जांपल ली है मीना की। कहते हैं जो मीना का ग्रोथ चार्ट है वो दिया गया है, साथ में मार्जिन साइडों पे दिया गया है। उससे ये दिखाया गया है कि मार्च से जुलाई तक जो मीना का वेट गेन था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था और जो कर्व की डायरेक्शन थी वो अपवर्ड की तरफ जा रही थी। पर जुलाई के बाद अचानक से जो ग्रोथ कर्व थी, ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है। ये इंडिकेट करती है फ्लैट जो ग्रोथ कर्व है कि मीना जो है अब इस पीरियड में उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, मतलब उसकी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ अब बिल्कुल फेल हो गई है। जो फ्लैट ग्रोथ कर्व है वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर कुछ गलत है मीना की हेल्थ के साथ या फिर मीना के न्यूट्रिशनल स्टेटस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है शामू की। शामू की एग्जाम्पल, जो शामू का ग्रोथ चार्ट है ये जो दिखाया गया है, इसमें भी साइडों पे मार्जिन दिया गया है। वो फरवरी से लेके मई तक बहुत अच्छा उसने ग्रो किया। जो डायरेक्शन थी ग्रोथ कर्व की वो अपवर्ड की तरफ थी। मई के बाद से लेके जुलाई तक उसकी जो डायरेक्शन थी ग्रोथ कर्व की वो फ्लैट हो गई, मतलब जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया। अब जुलाई के बाद क्या था, जो ग्रोथ कर्व की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड की तरफ आ गई। डाउनवर्ड ग्रोथ कर्व क्या इंडिकेट करती है कि शामू का वेट जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की यहाँ पे बात है कि शामू जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है और वो किसी इलनेस से सफ़र कर रहा है। अब ये ऊपर की डिस्कशन से हमें ये पता चल गया कि अपवर्ड ग्रोथ कर्व का क्या मतलब है। अपवर्ड जो ग्रोथ कर्व होती है उसका मतलब है कि बच्चा ग्रो कर रहा है और वो हेल्दी है। फ्लैट ग्रोथ कर्व का क्या मतलब होता है कि बच्चे का कोई भी वेट गेन अब नहीं हो रहा है, ना ही कोई गुड हेल्थ है और इसकी तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है। डाउनवर्ड ग्रोथ कर्व का क्या मतलब है कि बच्चे का जो वेट है वो कम हो रहा है और उसको ध्यान देने की ज़रूरत है और कोई ना कोई एक्शन भी ज़रूर देने की ज़रूरत है। आगे की जो क्लास है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है आगे का यूनिट 20 कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।